हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 45 स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। रैम अदन को हॉस्पिटल लेकर आया था। अब खुद बाहर बैठा हुआ था। डॉक्टर उसे अंदर लेकर गए हुए थे। क्या मेरी वाइफ ठीक है? रैम डॉक्टर के बाहर आने के बाद उसको देखता हुआ बेचैनी से बोला था। जी अब वो बेहतर है। शायद उन्होंने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं ना। कमजोरी की वजह से जैसा अब हो गया है। अभी उनको बेहोशी का इंजेक्शन और ड्रिप लगाई गई है। आप उनसे अंदर जाकर मिल सकते हैं। डॉक्टर उसको बोलकर मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया था। रैम डॉक्टर का सुकून से सांस लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया था, जहां पर वो सामने बेड पर लेटी हुई थी। रंग जर्द हो रहा था। आंखों के नीचे हल्के और होंठ फटा हुआ था। गाल पर अभी भी उंगलियों के निशान थे। रैम उसे ऐसा देखकर लब पीछे थे। तुम्हें तो मैं छोड़ने वाला हूँ। वो हाल करूंगा कि तुम्हारी 7 नस्लों को याद रहेगा। अंश मामूली तो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था ना, पर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने के लिए जिंदा नहीं छोड़ने वाला। राइम अदन के चेहरे की तरफ देता हुआ उसके गाल जहाँ पर उंगलियों के निशान थे वहां पर अपने लब रखे थे। माई लाइफ, तुमने भी अच्छा नहीं किया मुझसे सब छुपाकर। तुम्हें भी उसकी सजा मिलेगी और वो सजा है मेरी दूरी। रैम अब उसके माथे पर अपनी लब रख चुका था। मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है। पहले मैं तड़पा हूँ, अब तुम्हारी बारी है और यही तुम्हारी सजा होगी। मिसिस रायम राना। रायम अदर के गाल को अपने हाथों से सहला रहा था। मुझे पता है कि यह सजा तुम्हारे लिए कम और मेरे लिए ज्यादा है। तुम्हारे बगैर तो अब मैं जीना भी नहीं चाहता, पर क्या करूं? तुम्हारे साथ साथ खुद को भी सजा देना चाहता हूँ। तुम्हारी हिफाजत का दावा करता था पर तुम्हारी हिफाजत ना कर पाया। रैम्स की तरफ देखते हुए बोला था, तुम बस ठीक हो जाओ मेरी जान। रैम्स के हाथों को थाम कर उसके पास चेयर पर बैठ गया था। उससे बातें करते हुए वो कब उसी के पास सोया, उसे कोई होश नहीं था। सुबह 4 बजे के करीब अदन को होश आने लगा था। जब आंखें खोली तो ऊपर देख रहे थे। कहाँ हूं मैं? आंखों के साथ जब जैन भी बेदार होने लगा तो सब याद आने लगा था। लेटे लेटे ही आंखों में आंसू बढ़ गए थे। रोते हुए एकदम से उठकर बैठ गई थी। पास सोया हुआ रैम भी उसके हड़बड़ाने से उठ के कर बैठ गया था। क्या हुआ अदन, तुम ठीक हो? रैम अदन को रोता हुआ देखकर बोला था। रैम आप? अदन रोता हुआ उसके साथ लग गई थी। अब सच में है ना? अदन ने सर उठाकर उसकी तरफ देखता हुआ कहा था। उसके चेहरे को छू कर देख रही थी और साथ साथ रो रही थी। मैं हूं तुम्हारे पास, रोना बंद करो। जो गुजर गया भूल जाओ उसे। मैं हूं। और वैसे भी तुम मुझसे बड़ी हो ना, डर रही हो। सो सैड। रैम्स का चेहरा दोनों हाथों में थाम कर मुस्कुराता हुआ बोला था। आप सोच भी नहीं सकते मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा अब मैं कभी भी नहीं मिल पाऊंगी किसी से। अदन रोता हुआ रैम के साथ लग गई थी। तब भी बैठ से आहत रेयान हादी मांस अंदर डाले हुए थे। हादी ने गला खनकारा था। अभी तुम बहुत से हिसाब दोगी। जो बातें तुमने मुझसे छुपाई है ना, वो सब बातों को तुम्हें सजा मिलेगी। मुझ पर एतबार ना करने की सजा। रैम उसके कान में सरगोशनुमा बोलकर पीछे हट गया था। आ जाए। रैम मुस्कुराकर उसे पीछे हो गया था। अदन ने उसकी तरफ देखा था, जो अब हादी और माँ से बातें करने लग गया था। बच्चे आप ठीक हो? हादी और रेयान उसकी तरफ आए थे और उसे मिलते हुए बोले थे। जी छोटे बाबा ठीक हो, वो मुस्कुराए थे, पर ध्यान अभी भी रैम की बातों पर था। वो रेयान और आहत के बाद हादी और माँ से उसका हाल पूछ रहे थे, जिस पर वो सब हंसकर बातें कर रही थी। आपने तो डरा ही दिया। अब इस बुढ़ान को हम छोड़ने वाले नहीं है। उसने हमको तकलीफ दी। रैम ने उसके हाथ तोड़ दिए हैं। मांस हंसता हुआ बोलता। मांस के बाबा अदन ने रैम की तरफ देखा था, जिसका चेहरा स्पाट था, हर एहसास से आड़ी। अदन की तरफ देखता हुआ लब खींच के थी, जो अब अदन पर ध्यान नहीं दे रहा था। मैं चलता हूँ, अब आप है उसके पास, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। रैम की तरफ देखता हुआ बोला था। अदन नजरों को झुकाकर लब काट रहे थे। रैम उसे एक नजर देखता हुआ बाहर निकल गया था। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर डिस्चार्ज कर देगा मामू। फिर आप अदन को मेरे फ्लैट में छोड़ आइएगा। अब कोई खतरा नहीं है। वहां मेरी दोस्त रामीन आ जाएगी और मैं उसे कॉल कर दूंगा। राय मुड़कर आहत को बोलने के बाद वापस मुड़ गया था। उसके पीछे मास और हादी भी अदन से मिलकर निकल गए थे और अदन बस उसे जाता हुआ देखती रह गए थे। डॉक्टर आए थी, उसे चेक किया था और फिर थोड़ी देर बाद वो आहत और रैन के साथ ही 7 बजे घर चले गए थे। आहत और रैन भी उसको छोड़कर निकल गए थे और रैम के दोस्त रामीन पहले से वहां पर मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं यहाँ पर? रामीन उसके गले लगी हुई थी। जी मैं ठीक हूँ। मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है। रैम की कॉल आई थी, आपको नाश्ता और खाना सब दो, सब बनाकर जाऊं। ये ले नाश्ता। वो अदनम को बेडरूम में लेकर आई थी और फिर वहीं उसके लिए नाश्ता लेकर आई थी और दोनों ने नाश्ता किया था। बातें करते नाश्ता करने के बाद उसने उसको मेडिसिन दी थी और फिर अदन सो गए। हेलो, मैं भी कहूँ कि मुझे क्यों याद कर रहा है रैम? ज्यादा बातें मत करो, बताओ। नाश्ता दिया अदन को? रैम उसकी बात काट कर आगे से बोला था। जी जी दे दिया आपकी बीवी को नाश्ता, और अब खाना भी बना दोगी। जानती हूँ आपकी बीवी को नहीं आता बनाना। रामीन से बोलते हुए किचन में काम कर दी। सही ठीक है ना? वो अब इतनी फिक्र है तो खुद आकर देख लो। रामीन बोलते हुए कॉल काट चुके थे। रैम गुस्से से मोबाइल को देखता ही रह गया था। पीछे से रोहान के चीखने की आवाजें आ रही थी, क्योंकि उसे उन्होंने टॉर्चर रूम में रखा हुआ था। हवेली में अदन के मिलने की खबर सबको बता दी गई थी।
क्या सच था? बताएं मुझे। री और जरताशा के पास आया था, उसके कमरे में उसको देखता हुआ बोला था, क्या जानना चाहते हो तुम? यही कि वो घटिया इंसान जो कि इंसान कहलाने के लायक नहीं है। सलाल री की तरफ देखता हुआ गुस्से से बोला था, पहले उसने अपने मन को, हया को अपनी हवस का निशाना बनाया और फिर उसको तला दी और फिर उसे अपने दोस्तों के आगे फेंक गया ताकि वो उससे अपनी हवस पूरी करे। सलाल चीहा था, तुम तो मेरे बेटे थे ना री, मेरे सलाल रेस के बेटे। तुम्हारी तरबियत मैंने की थी ना, अपने हाथों से पाला था ना तुम्हें, हर अच्छे बुरे के तमीज सिखाई थी ना, फिर क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों नहीं लाज रखी मेरी तरबियत की? क्यों मेरी तरबियत से ज्यादा तुम पर खून असर हुआ? जब तुम रूहान रेस से मिले थे ना, तो क्यों नहीं एक दफा भी आकर पूछा, बाबा सच्चाई क्या है? क्या मुझ पर यकीन नहीं था तुम्हें? अपने बाप पर यकीन नहीं था तुम्हें? मैं तुम्हारा बाप था रूहान, मैं था। रातों को जाकर पाला तुम्हें, जब तुम डर जाते थे ना, हम पूरी पूरी रात तुम्हारे लिए सोते नहीं थे ताकि तुम जब डर कर उठो तो हमें सोया हुआ पाकर रोते ना रहो। हमारी तरबियत की लाज क्यों नहीं रखी तुमने? सलाह अपना सर हाथों में थाम कर बैठ गया था। बाबा, सलाह की आवाज में सलाह ने गुस्से से तरफ देखा था। मुंह बंद रखो तुम अपने भाई से ज्यादा घटिया हो। तुम दोनों ने बता दिया हमारी तरबियत में कमी थी, जो तुम दोनों दो मासूम लड़कियों को उसके दुराहे पर लेकर आ गए थे। मुझे नफरत महसूस होती है। मेरा दिल करता है मैं तुम दोनों को खत्म कर दूं। हम इस औलाद के लिए रोती हैं और यही औलाद हमें सिरे सरे बाजार शर्मिंदा करवा देती है। सलाल और रीन ने तरफ का सलाल की तरफ देखा था। बेबसी ही बेबसी थी। दोनों को सलाल के लफ्जों से सलाल के दुख का अंदाजा हुआ था। आज से मेरी सिर्फ एक बेटी है ईशल, मेरी कोई दूसरी औलाद नहीं है। तुम दोनों मेरे बेटे नहीं हो, दफा हो जाओ यहाँ से। बाबा, हमें माफ कर दें प्लीज बाबा। वो दोनों रोते हुए उसकी तरफ देखा बोले थे, तुम दोनों की माफी अब नहीं हो सकती। देखो, अल्लाह ने तुम दोनों से उनकी कब्रों तक जाकर माफी मांगने का हक भी नहीं लिया। इनकी ना की कपड़े हैं और ना ही तुम दोनों वहां पर जाकर माफी मांग सकती हो। सलाल तंजिया मुस्कुराया था। रेहान, बताओ अपने इस 100 कार्ड बाइकों के बच्चा तुम्हारा था। हरम सच बोल रही थी। वैसे बताने को कोई फायदा नहीं है, पर फिर भी अंतर को दुख ही देना चाह रहा था ना। अच्छा हुआ मर गई, तमाम दुखों से निजात मिल गई उनको। सलाह के लफ्जों में ऐसे तीर थे जो दोनों के सीनों में छलनी कर दे। दोनों शर्मिंदगी और नदामत से सर को झुकाए हुए थे। री के कानों में अभी भी हरम के अल्फाज गूंज रहे थे। सलाल सुनुवा अंतर को सोच रहा था, सब खत्म हो चुका है। मैं कभी भी तुम लोगों को माफ नहीं करने वाला। खुश रहो तुम दोनों अपनी अपनी इस दुनिया में। प्लीज हमें माफ कर दे। वो दोनों अब जरताशा की तरफ गए थे। जाओ खुदा से माफी मांगो जाकर। सराज बोलते हुए बाहर निकल गया था। मैं अपनी बहन को बोला कि तुम्हारी बेटी बदकिरदार है, अब वो सारी जिंदगी मुझसे बात नहीं करेगी, ये जानती हूँ मैं। जरताशा रो रही थी क्योंकि रिहान, क्यों रिहान क्यों? मैं माँ थी तुम्हारी और तुम सलाल, तुमने तो सब कुछ अच्छा नहीं किया। तुम दोनों मान था मेरा। मैं कितनी गलती, मेरी तरबियत में ही खोट था। मैं बहुत ही बड़ी गुनाहगार हूँ। मेरा दिल दिल बंद हो जाएगा। मैं बहुत ही तकलीफ में हूँ। मैंने तो बच्ची को, अपने ही बेटे के बच्चे को नाजायज बोल दिया। वो दूसरी बहू को मेरे सामने मेरा बेटा बाहर निकाल रहा था और मैं उसे रोक ना पाई। मैं कभी भी खुद को माफ नहीं करूंगी। मैं अजियत में ही मर जाऊंगी। वो कभी भी मुझे माफ नहीं करने वाली। मामा प्लीज हमें माफ कर दे। वो दोनों जिनके आगे कल इनकी बीवियां रो रही थी, आज वो दोनों बच्चों की तरह अपनी माँ के सामने माफी की भीख मांग रहे थे। जाओ पहले इन दोनों से और हया से माफी मांगो। तुम दोनों फिर आना मेरे पास। मर गई है तुम दोनों की माँ, आज से कोई माँ नहीं है तुम दोनों की। चले जाओ यहाँ से। जरताशा चीखते हुए बोलती और दोनों जिसके कदम में बैठे हुए थे रोते हुए उसकी तरफ देख रहे थे, उसके पीछे करते हुए अपने ऊपर कमल लेकर लटके थे। दोनों ने सुना था वो रो रही थी और इसके रोने की वजह कोई और नहीं बल्कि वो दोनों खुद थे। मामा, वो दोनों बोले थे, मर गई तुम दोनों की मामा, और दुआ करना कि मैं मर जाऊं, क्योंकि उस सब के बाद मेरे जीने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। जरताशा के बोले के अल्फाज थे। दोनों को सबूत तारी हो गया था और दोनों सुन्न हुए बाहर निकल गए थे। दोनों में एक दूसरे का सामना ना करने की हिम्मत नहीं थी, पर अभी तो आगे बहुत कुछ था जो जिससे दोनों रोने वाले थे। अमान आज लंदन से वापस आया था। हवेली में दाल हुआ तो सामने ही जीनी बैठी हुई थी, न डाल सी थी। अमान अंदर दाल कदम रखा तो सामने उसको देखकर उसके पास आया था। मामा। अमान जीनी को पुकारने के बाद उसके गले लग गया था और दोनों बेताशा रो दिए थे। मामा सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करे। अमान फिर जीनी को चुप करवाते हुए बोला था। उसके आंसू साफ किए थे। पास खड़ी अमल का सारा ध्यान अमान पर था। अमान उसकी तरफ देखा था जिसकी खुद की आंखों में आंसू थे। जाओ बच्चे आराम कर लो, थोड़ा सा अभी थके भी आए हो। ईना शाह के कहने पर वह ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया था। अमल जाओ चाय बनाकर लेकर जाओ अमान के लिए। जी जी बड़ी दादो। अमल हिना के कहने पर किचन की तरफ चली गई थी। अमान चाय, अमल उसके पास चाय रखते हुए बोली थी, जो अपना सर दबा रहा था। मैं दबा दूं? अमल के कहने पर अमान ने मुस्कुराकर उसको देखा था। जरूर। अमल बेड पर बैठी तो अमान ने उसके गोद में अपना सर रख दिया था। अमल आराम आराम से उसका सर दबाने लगी थी। आई एम सॉरी अमल, शायद मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, इसलिए मेरी बहन के साथ ही गलत हुआ। अमान आंखों को खोल कर उसकी तरफ देखता हुआ उसके दोनों हाथों को थामकर अपने होंठों से लगाकर बोला था।
वो मेरी भी बहनें थी दोनों अमान, जितना आपको दुख है ना इतना मुझे भी है। अमल अमान की तरफ देखता हुआ अपने हाथ उसके हाथ से निकलकर फिर से उसके बालों में फेरने लगी थी। सब ठीक हो जाएगा अमान, अल्लाह सबके हक में बेहतर करेगा। अमल अमान की पेशानी पर अपने लब रखकर बढ़ती, इंशाल्लाह मेरी जान। अमान उसको देखकर मुस्कुराया था। थोड़ी देर बाद ही अमान सो गया था। अमल मुस्कुराते हुए उसका सर तकिए पर रखकर उस पर कमल देते हुए लाइट ऑफ करके जाने लगी थी कि अमान ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अमल ने उसकी तरफ देखकर मुड़कर देखा था और लब काटते हुए वापस उसके पास बैठ गए थे। अम्मा ने उसे अपने हिसाब में ले लिया था। अमल तो पहले अमान के रवैये और मोहब्बत से उसे माफ कर चुकी थी, बस थोड़े वक्त की जरूरत थी। पर अमान को जब उसकी जरूरत पड़ी तो अमल ने उसे अपना आप सौंप दिया था। खुशियां दोनों की मुंतजिर थी। अमल भी अमान के साथ खुश थे। छोड़ो मुझे, तुम लोगों को मेरा बेटा नहीं छोड़ेगा, तुम लोगों का खानदान बर्बाद कर देगा, रूहान हंसते हुए उनकी तरफ देखकर कहा था। हादी और माते सा पता लगा लिया था इस सब में कौन था, और इस सब में और बहुत से गैर कानूनी कामों में रूहान प्रेस कहा था। उसने शाह खानदान को नुकसान पहुंचाने के लिए सीरत और हादी की पिक्चर्स ली थी और अदन के लिए भी प्लान किया था, पर उसका प्लान ट्राइम ने उसके निकाह करके नाकामयाब बना दिया था, जिससे अदन उसके हाथों से निकल गए थे। रेहान को भी उसने ही गलत रास्ते पर डाला था, बहुत से झूठ बोलकर, जिस पर वो अपने बाप के झूठ में आकर उसने अपनी बीवी और बच्चे को धुतकार दिया था। सिर्फ बदले की आग में उसने हरम की जिंदगी को बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। चल अब अपने बेटे को सब सच बता, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि तू जान भी नहीं पाएगा। क्या पता तुम्हें हम छोड़ दें, बस एक वीडियो पैगाम दे, उसके बाद तेरी छुट्टी। रैम उसे बाल से पकड़कर घुराया था, जिस पर उसने हाँ की थी, क्योंकि उसे इतना मार चुके थे कि अब उसकी बस हो चुकी थी। रैम ने उसके हाथ को तोड़ दिया था और ऊपर से उन्होंने उसका इलाज भी नहीं करवाया था। मैंने जो कुछ भी रिहान अपने बेटे को बोला वो सब झूठ था। मैं बस अंश और हया को बर्बाद करना चाहता था, जो कि मुझे इस मुकाम पर लेकर आए थे। अंश ने मेरी टांगों को चलने के लिए काबिल नहीं छोड़ा था। मैं चल नहीं सकता। सारी जिंदगी इस हया और इस अंश की वजह से रोहान जहरीले लहजे में भनका रहा था। सब बदला था मेरा। मुझे कोई परवाह नहीं कि मेरे बेटे की, मुझे बस अपनी परवाह है। मेरी तरफ से बाढ़ में जाए रिहान, बस मुझे यहाँ से छुटकारा चाहिए। मेरी जगह मेरे बेटे की जिंदगी ले लो, उसकी तरफ देखता हुआ बोला था, और सामने कैमरा लगा हुआ था, उसमें रिकॉर्ड हो रहा था सब कुछ। तुम्हारी उस लड़की की तस्वीरें मैंने ली थी शाह बेली को बदनाम करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता मैंने शाह खानदान को तबाह करना चाहता था। अली और प्रयूष का एक्सीडेंट मैंने करवाया था, और वो कार्ड मैंने अर्श के लिए हड़प की थी। मैंने सोचा कि साला अंश और हया मर जाएगा तो सुकून मिल जाएगा मुझे, पर उसकी जगह पर वो आली आ गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। मुझे लगा था कि वो लड़की अंश की है, इसलिए मैंने उसे पहाड़ से फेंकने लगा था, पर उसकी किस्मत भी अच्छी निकली। रूहान इस तरह सब बता रहा था जैसे वो कोई अपने अच्छे कारनामे हो। मैंने पूरे शाह खानदान को बर्बाद करना चाहता था, पर मेरा हर प्लान नाकामयाब हो जाता। अदन को जो गोली लगी थी वो भी मेरे ही आदमी ने मार दी। वो गोली तो रैम के सीने के लिए थी, जो कि अदन को लग गई। वो हबासत से बोला। हादी और माज उसे देख रहे थे। वहीं पर रैम, आहद और रैम पर मौजूद थे। रैम ने उसके बाप पर उसके मुंह पर मुक्का मारा था, और एक और फिर दूसरा और फिर तीसरा। उसके मुंह से खून निकल रहा था। तुमने मेरी अदन को तकलीफ दी, मेरी अदन को। रैम जुनूनी हुआ उसे मारता जाता। रिलैक्स रिलैक्स, उसने मेरी सेहत को भी तकलीफ दी है ना, अब मेरी बारी। हादी रैम को बोलकर उसे पीछे करते हुए अब उसे खुद मारने लगा था। इतना मारा कि वो बेहोश हो चुका था। इन दोनों बाप बेटों ने हमारे खानदान को बहुत ही नुकसान पहुंचाया, अब और नहीं। उनकी लाश ही अब यहाँ से बाहर जाएगी, क्योंकि उसने हमारे खानदान के अलावा हमारे मुल्क को भी बहुत ही नुकसान पहुंचाया। लड़कियों की स्मगलिंग, ड्रग्स डीलिंग, सभी इसके इंसान ने किया है, सभी इस इंसान ने किया, और अब इसको खत्म हो जाना चाहिए। आहद और रेहान दोनों बोलते हुए दूसरे को देखकर बाहर निकल गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अब ये काम वो तीनों कर लेंगे। ट्राइम भी एक ऑफिसर था। जब कनाडा में उसे ड्रग्स की लत लग गई थी तो उसके पास एक ऑफिसर आया था, ऑफिसर जैगम, जिसने उसे ड्रग डीलिंग की सारी इन्फॉर्मेशन के लिए बात की। तो रैम ने उसके साथ दिया था, क्योंकि कोई भी रैम पर शक नहीं कर सकता था कि वो बचपन से यही कर रहा था। इस सब में इस ऑफिसर की रैम ने मदद की थी, जिसके बाद रैम की ड्रग्स की आदत भी छूट गई थी। और फिर उस ऑफिसर ने उससे अपने साथ काम करने के लिए दावत दी, क्योंकि इस ऑफिसर की एक टीम थी जो पाकिस्तान के दुश्मनों को दूर चटाती थी। रैम की ड्रग्स की आदत जब हिबा को पता चली तो उसको लेकर पाकिस्तान आ गई, जहाँ पर उसे अदर मिली। वो उसका आदी हो गया था। फिर वहां से 15 दिन बाद वापस आया तो उसने ऑफिसर से रब्ता किया और अपनी स्टडी के साथ साथ सारी ट्रेनिंग ली और सब कामों में उनका साथ दिया। रैम भी आर्मी का एक हिस्सा था, पर इस हिस्से को कोई नहीं जान पाता। आज इन तीनों ने मिलकर रूहान को पकड़ा था, और रूहान ने हया के साथ बुरा किया था। अर्श ने उसके बदले में रूहान को अच्छी सजा दी। इसी सजा का बदला अब रूहान शाह हाउस से ले रहा था, पर इस बदले में उसका दिल अदन पर आ गया। उसे हासिल करने के चक्कर में उसने रैम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, जिस वजह से अदन को गोली लग गई।
अब इस वक्त रूहान टॉर्चर सेल में था, जिसको अब वो तीनों अच्छी तरह से टॉर्चर करके तमाम गलत कामों के बारे में जानना चाहते थे। अंत से रूहान की ऐसी हालत बना दी थी कि अब वो कभी भी अपने पाँव पर नहीं चल सकता था। तुम दोनों तैयार होकर उसको मजा देने के लिए मास्क तुम दोनों तैयार हो उसको मजा देने के लिए? मास मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ देखकर बोला था। हाँ हाँ हाँ, दोनों के कह के गूंजे थे। और फिर इस टॉर्चर सेल में चारों तरफ चीहें थी जो यहाँ की दोनों दीवार को हिला देने वाली थी। रैम ने पहले उसके जिस्म पर कट लगाए थे और फिर इन पर नमक और मिर्ची लगाई थी, जिससे रूहान की चीहें पूरे टॉर्चर सेल के बंदों को खौफ में मुतला कर थे। रैम ने उनके दोनों बाजुओं को तोड़ दिया था और फिर उसका गला काट दिया, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता तड़प तड़प कर मरे। उसका गला जहाँ पर उसने कट लगाया था वहां भी नमक और मिर्ची लगाई थी। रोहान तड़प रहा था और रैम सफाकिया से उसको देख रहा था। ये तो भी कम है। अगर तुम्हारे पास 10 जिंदगियां होती तो मैं तुम्हें इन 10 में से लगा लगा अलग अलग तरीके से मारता, तुम्हें अजियत देता, जिस तरह तुमने मेरी अदन और हम सब को दी। रैम बोलते हुए उसके गले पर दोबारा डाल रहा था, जिससे वो ऊपर और तड़प रहा था। हादी और मायस रैम का जुनून और पागलपन देखकर रह गए थे, जो कि रूहान को पल पल तड़पा रहा था। सलाह ने सबको हाल बता दिया था और सामने लगी हुई एलईडी में एक यूएसबी लगाई हुई थी। ये वीडियो मुझे मात और हादी ने भेजी है। सलाल वो वीडियो लगाते हुए बोला था। जैसे जैसे वो वीडियो चल रही थी, री खुद को जमीन पर गिरते हुए महसूस कर रहा था। वही वही वीडियो जो उन्होंने रूहान की बनाई थी, जिसमें वो अपने किए हर जुर्म का इतराफ करता। तुम्हारे बाबा की मौत हो चुकी है, तुम अगर उनको देखना चाहती हो तो मैं और हादी उसे बात कर लूंगा। वो वीडियो पूरी होने के बाद सलाल री से बोला था और री ने खोए हुए अंदाज में उसकी तरफ देखा था। कौन था बाबा? वो मेरा बाप नहीं है। इस इंसान की बातों में आकर मैंने अपनी बीवी बच्चे को दुत्कार दिया। इस जायज बच्चे को मैंने नाजायज बोला। बाबा, वो मेरा बच्चा था, पर यह इंसान मेरा बाप कभी नहीं हो सकता। मैं इतना सफाक कैसे हो सकता हूँ? मैंने बदले के लिए अपनी औलाद को दुत्कार दिया। प्लीज बाबा, हरम को ला दे मेरे पास, मैं माफी मांग लूंगा, मैं उसके पाँव पाड़ दूंगा। बाबा, बस एक दफा ला दे मुझे उसे। री एक लंबा ऊंचा मर्द होकर बच्चों की तरह रो रहा था। सलान ने उसकी तरफ देखा था, पर लब पीछे इसे कुछ नहीं बोलता। वहां पर बैठा हर शख्स सख्ते में आ गया था। सलान ने भी बेयकीनी से री की तरफ देखा था। आपके लिए मैं अपनी बीवी को घर से निकाल दिया ब्रो, और आपने झूठ बोला। सलान उसे बेयकीनी से देखता हुआ बोला था। नहीं बच्चे, तुमने इसकी वजह से नहीं, सिर्फ अपनी वजह से उसे निकाला था। तुम अपनी बीवी पर यकीन नहीं था। अगर तुम अपने भाई का साथ दे रहे थे तो वो भी अपनी बहन का साथ दे रही थी। अब सारा मलबा री पर मार डालो। तुम दोनों अपनी अपनी बीवियों को गुनाहगार हो, इसीलिए अब तुम दोनों की सजा है कि सारी जिंदगी तड़पते रहो, रोते रहो, क्योंकि तुम दोनों की सजा के तौर पर अल्लाह ने तुम दोनों को उनकी कब्र पर जाने का हक भी नहीं दिया। सलाह इन दोनों को बोला था, जो कि अपनी अपनी जगह पर सुन हुए बैठे हुए थे। ठीक है तो कहा है रहा है ठीक है तो कह रहा है सलाल, ये दोनों ने अपनी जन्नत खुद अपने हाथों से बर्बाद किए थे। और दूसरी बात, अंजल भी माँ बनने वाली थी। अच्छा हुआ तुम दोनों के बच्चे भी इस दुनिया में आने से पहले तुम दोनों को छोड़कर चले गए, वरना एक भाई ने उसे नाजायज बोलता और दूसरा भी उसे जायज क्या बोलता। बहुत अच्छा हुआ। मैं भी हरम और अंजल की गुनाहगार हूँ, इसलिए अल्लाह ने मुझसे ये खुशी छीन ली। मेरे दोनों बेटों की खुशियां मुझसे छीन ली। जरताशा रोते हुए दोनों को देखकर वहां से चली गए थे। अदन, खाना खा लो। रामीन अदन के उठने का इंतजार करते हुए, पर वो नहीं उठी थी, इसलिए उसे उठाते हुए बोली, मुझे भूख नहीं है, मुझे बस सोना है। अदन थोड़ी सी आंखों को खोलकर बोलती और फिर से सो चुकी थी। ओके सही है, फिर मैं तो घर के लिए निकल जाऊंगी ना। रामीन बोलते हुए अदन को एक नजर देकर घर के लिए निकल गई थी। अदन की रात के पहर जब आंख खुली तो अपने साथ सोए पे वजूद पर नजर पड़ी, तो मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई थी, क्योंकि रैम बिस्तर पर आड़ा तिरछा लेटा हुआ था और अदन ने आगे बढ़कर उसके बिखरे हुए बालों को सवारा था और मुस्कुराते हुए अपने होंठ उसकी परेशानी पर रख दिए थे। जब उसकी पर झुकी हुई थी और रैम ने उसके गिर्द अपने बाजू का हाथा बनाकर उसे अपने करीब कर लिया था। रैम किस तरह करने से उसने हड़बड़ाकर उसे ऐसे देखा था जैसे उसे खुद में बीचे हुए हो। उसका चेहरा बाल से पकड़कर अपने करीब कर चुका था। आप सोई नहीं है? अदन उसके सीने पर हाथ रखकर उसको खुद से दूर करता हुआ बोलते। खाना क्यों नहीं खाया? वो उसके चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करता हुआ बोला था। नींद आई थी ना बहुत ज्यादा। अदन अपना सर उसके सीने पर रखने वाली थी कि रैम ने बालों से पकड़कर उसको सामने किया। रैम, मुझे दर्द हो रहा है। उसके हाथों से अपने बालों को छुपाते हुए बोली थी। जो दर्द तुम मुझे देती हो ना, उसका क्या? रैम ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा था। रैम की आंखें लाल अंगारा हो रही थी और अदन ने खौफ से उसकी आंखों में देखा था, जो कि सट सी थी। अदन ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें कोई तंग कर रहा है? रैम गुस्से से उससे झटक कर उसे दूर काट चुका था और अदन ने उसकी इतनी सख्त रिएक्शन पर लब बेचे थे। मैं डर गई थी। अदन उसकी तरफ देखता हुआ बोलती, जो कि अब उठकर बेड पर बैठ गया था और साइड पर पड़े हुए सिगरेट की डिब्बिया में से सिगरेट निकालकर पीने लगा। प्लीज रैम, उसको छोड़े, मेरा सांस बंद होने लगता है। अदन उसके हाथ से सिगरेट छीनना चाहता और रैम ने उसका हाथ पकड़ लिया था। हाथ मत लगाना।
रैम उसकी तरफ गुस्से से देखता हुआ बोला था, उसका हाथ झटक दिया था। अदन ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा था और अपना रूह फेर कर लेट गए थे। परसों पाकिस्तान जा रही हो तुम, तैयारी का लेना। रैम बोलते हुए बाहर बालकनी में निकल गया था और अदन गुस्से से उसे जाता हुआ देखे थे। क्या समझा, क्या रखा है तुमने मुझे? हाँ, जब दिल करेगा जबरदस्ती जिंदगी में शामिल करेंगे और जब दिल करेगा तो छोड़ दोगे। अदन चीखते हुए बोलती, जाओ यहाँ से, आराम करो जाकर, परसों फ्लैट है और तुम जा रही हो। रैम से ऐसे बोलकर बाहर निकल गया था और अदन बस उसे जाता हुआ देखते ही रह गए थे। अदन थक के सही वापस कमरे में आ गई थी, अपना सर हाथों में गिराकर रो देती। रैम, ऐसा मत करो कि मैं मर जाऊं। अदन की सारी रात रोते हुए गुजर गई थी। सुबह जब रैम कमरे में आया तो अदन अभी भी बेड पर घुट्टू में सर दी हुई थी। रैम ने गहरा सांस लिया था और उससे नाराज था पर तकलीफ में भी नहीं दे सकता था। अदन, नाश्ता खा लो, उसके पास आकर उसके हिलाते हुए बोला था और अदन ने सर उठाकर उसको ऐसे देखा था, उसकी आंखें रोने और सारी रात जागने की वजह से सूजी हुई थी। मुझे भूख नहीं है। अदन उसे देखता हुआ अपना रूह मोड़ के थे। क्यों जिद कर रही हो तुम? क्या साबित करना चाहती हो जिद करके? रैम की तरफ देखता हुआ बोला था, उसके लहजे में सहती थे। अदन ने कोई भी जवाब नहीं दिया था, अपना रूह मोड़कर लेटे हुए आंसू आंखों से मुतवातर बह रहे थे। जो मर्जी खा लो, जाना तुम्हें फिर भी है वापस, कल तैयारी पकड़ो। रैम उसकी तरफ देखता हुआ बोलकर बाहर निकलने लगा था। मुझे नहीं जाना और ना मैं जाऊंगी, जो मर्जी खा ले। अदन भी चीखी थी, नाश्ता पड़ा हुआ है, खा लेना। रैम बोलते हुए निकल गया था और अदन गुस्से से उठी थी और चीखते हुए एक एक चीज उठाकर फेंकने लगी थी। पास पड़ा हुआ गुलदान उठाकर जमीन पर फेंका था। बहुत ही बुरी हो तुम रैम, मुझसे बदला ले रहे हो ना? जितना मैं तुमसे दूर पाती हूँ, अब मुझे इतना करीब करके दूर करना चाहते हो, मुझे अपना बनाकर अब छोड़ना चाहते हो। अदम वहां से उठकर जाने लगी थी कि वही गलदान जो उसने फेंका था उसके पाँव में उसका शीशा लग गया था। दर्द से कराकर आई गई थी और गुस्से से शीशे को पाँव से निकालकर फेंका था और फिर वहीं दोबारा बेड पर लेट गई थी। कल रात से कुछ न खाने और दर्द की वजह से फिर से आंखें बंद होने लगी थी। खून पाँव से बह रहा